नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और डायमंड इंडस्ट्री की बजट से क्या है उम्मीदें, इस पर करेंगे चर्चा। वैसे तो हम जानते हैं कि काफी हद तक ये एक इंटरिम बजट है और शायद ज्यादा तवज्जो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री में आ सकती है, लेकिन क्योंकि मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में डायमंड और ज्वेलरी का बहुत बड़ा हिस्सा है तो इस पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि यहां पर इसने थोड़ा सा यू टर्न लिया है। ऑलमोस्ट $84 का हाई छूने के बाद कुछ मुनाफा वसूली यहां पर है। रेड सी की चिंताएं अब भी बरकरार है, लेकिन बाजार को लगता है कि चीन की डिमांड में हल्की सी गिरावट आ सकती है। आपको याद दिला दें कि फरवरी में चीन का 1 वीक का हॉलिडे होता है, न्यू ईयर हॉलिडेज होता है, तो उसके पहले बाजार देखना चाहता है कि किस तरह की मांग वहां से निकल के आ सकती है। साथ ही बात करेंगे मसालों की, जहां पर हल्दी में कल लोअर सर्किट था और आज भी गिरावट के साथ कारोबार है। यहां पर क्या है, क्यूज बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर किशोर नारने। लेकिन शुरुआत हम यहाँ पर डायमंड्स के साथ ही करेंगे, क्योंकि पिछले 2 बजट्स में हमने लगातार यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट के लिहाज से या लैब ग्रोन डायमंड के हिसाब से आता हुआ देखा। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। डायमंड या ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो सरकार की तरफ से यहाँ पर टारगेट्स भी हैं इसे कंप्लीट करने के लिए। तो घनश्याम ढोलकिया जी, कैसे देखते हैं आप? पहले तो ये सेक्टर किस तरह के एक्सपोर्ट्स हमने बनते हुए नजर आए हैं? जहां तक आपकी कंपनी की बात है, हमने अच्छी खासी ग्रोथ आते हुए देखी है पिछले 1 साल में, चाहे वो फ्रेंचाइजीज के लिहाज से हो, नए डिजाइन के लिहाज से हो। आपके लिए पिछले बजट से इस बजट तक का साल कैसा रहा? सबसे पहले तो मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि कंज्यूमर के पास आप नया इंफॉर्मेशन कुछ न कुछ लेके आते हो। तो सबसे बड़ी बात तो अभी इंडिया का अमृत काल चल रहा है, तो उससे बेहतर काल हो नहीं सकता है। ये हिसाब से अभी अयोध्या में राम भगवान का जो मंदिर का हुआ और जो इंडिया में जो माहौल बना, और वो माहौल हमारा हरिकृष्ण ग्रुप में इंटरनेशनल बिजनेस है। फॉरेन के कस्टमर बोल रहे हमको इंडिया आने का है और अयोध्या जाने का है। जिसने अयोध्या का नाम नहीं सुना था, पूरे वर्ल्ड में अयोध्या का नाम हो गया। तो बहुत बढ़िया काल चल रहा है। नो डाउट बजट में सभी इंडस्ट्री की इच्छा होती है कि हमारे इंडस्ट्री में बेनिफिट मिले, और सभी एसोसिएशन ट्राई करते हैं गवर्नमेंट के साथ। पर गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट चलाने का है, देश चलाने का है, तो उसके लिए भी इनकम होगा तभी देश चला पाएंगे ना। तो हमारे डायमंड इंडस्ट्री ने भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, जो हम डायमंड हम एक्सपोर्ट करते हैं तो आज की कंपटीशन बहुत है, कस्टमर को बहुत सर्विस देना पड़ता है। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो 3 साल का जो डायमंड का एक्सपोर्ट हुए उसका 5% अलाउ करिए पॉलिश इंपोर्ट का विदाउट ड्यूटी। मतलब कोई कंपनी साल में 500 करोड़ का करे, 3 साल का एवरेज 1500 करोड़ टर्नओवर है, डिवाइड बाय 3 तो 500 करोड़ का हुआ, उसका 5% डायमंड इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर को माल हम भेजते हैं और उसमें से कोई चीज उसको नहीं काम का हुए, डिमांड नहीं, तो हमको वापस लेना पड़ता है, उस पर ड्यूटी भरना पड़ता है। तो ये हमने एक बड़ी रिक्वेस्ट किया हुआ है, शायद गवर्नमेंट उसमें कुछ रास्ता निकालेंगे। ये बात। दूसरी, हमारी इंडस्ट्री बहुत सारी डायमंड इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी ऊपर वर्क कर रहे हैं। उसमें हमारा हरिकृष्ण भी है, वैसी सभी कंपनी कर रहे हैं कि जो आज की तारीख में हमारे हरिकृष्ण में पूरा जो पावर यूज कर रहे हैं फैक्ट्री में वो सोलर है। 25 लाख से ज्यादा हमने प्लांटेशन किए हुए हैं, और हमने 150 से ज्यादा लेक जो सेविंग वाटर किया हुआ, 150 से ज्यादा लेक बनाए हुए से सभी इंडस्ट्री में, और सभी कर रहे हैं। डायमंड वाला सबसे बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी को वापस देना भी चाहते हैं, और अल्टीमेटली हमारा डायमंड जो है गोल्ड है वो जमीन से निकलता है, तो जमीन के साथ ज्यादा लगाव रहता है, वही जमीन को वापस कुछ दे। तो बहुत सारा ऐसा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये चीज को गवर्नमेंट भी थोड़ा उसको पुश करे कि लोग कंपलसरी ये चीज और करे। तो सभी इंडस्ट्री वाले करें, डायमंड वाले तो करें, लेकिन बाकी भी करे, तो जो प्रकृति का जो नुकसान होना चाहिए वो कैसे कम होए, तो नेक्स्ट पीढ़ी के लिए बेहतर हो सकता है लाइफ जीने के लिए, वो ये करना मेरा एक सुझाव रहेगा। या तो उसके बारे में हम कुछ गवर्नमेंट भी सोचे, इंडस्ट्रियल भी सोचे, और कुछ रास्ता निकाले तो बेहतर काम हो सकता है। फेयर। अगर पिछले 1 साल की बात की जाए घनश्याम जी, तो भावों में हीरे में गिरावट देखने को मिली। सूरत से लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आती रही कि एक स्लो डाउन वहां पर देखने को मिला है। एक्सपोर्ट्स में हमने मिडल ईस्ट में तो यहाँ पर मांग आते हुए देखी, लेकिन यूएस चाइना से अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर स्लो डाउन है। आप कैसे देखेंगे पिछले 1 साल की दिक्कतें, और आपको लगता है ये साल उस लिहाज से बेहतर रह सकता है, या फिर सरकार की तरफ से कुछ यहाँ पर भी सपोर्ट की जरूरत है? नहीं, एक्सपोर्ट का जो आपने बताया, चाइना डाउन था, एकदम सही बात है। यूएस स्टेबल था, और
थोड़ा ये साल उम्मीद ये है कि चाइना थोड़ा रिकवर होना चाहिए अप्रैल के बाद, क्योंकि लास्ट 1.5 साल से चाइना डाउन है। अमेरिका कंपेयर में नो डाउन, ओवरऑल देखे तो अच्छा है, और अमेरिका तो ये साल अच्छा और रहेगा क्योंकि ये साल इलेक्शन है। नॉर्मली जो साल में इलेक्शन रहता है जो कंट्री में, वहां पे नॉर्मली इकोनॉमिक ज्यादा चलती है। हमारे देश में भी इलेक्शन है और यूएस में भी इलेक्शन है, तो एक्सपोर्ट की कंपेयर करें तो मार्केट बेहतर रहेगा। और डायमंड की जो प्राइस करें तो नो डाउट लास्ट ईयर डायमंड की प्राइस कम हुआ, लेकिन लास्ट 3 महीने की हम बात करें लास्ट क्वार्टर की, तो डायमंड की प्राइस बढ़ा हुआ है। और 10 साल की बात करें तो ऐसा बहुत अमुक डायमंड है कि उसमें प्राइस बढ़ा हुआ है। मैं ओवल की बात करूँ, क्योंकि अभी इंडिया में भी राउंड के बाद फैंसी सेप बहुत चल रहा है। हम हरिकृष्ण भी फैंसी सेप बना रहे हैं, कृष्णा में भी हम फैंसी का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो फैंसी माल बहुत चलता है ओवल मार्केट स्पेस से। तो ओवल का लास्ट 10 साल में देखे तो प्राइस बढ़ा हुआ है, कम्युनिटी 3% बढ़ा हुआ है हर साल, लास्ट 10 साल का कम होने के बाद भी। तो अमुक डायमंड की प्राइस अब डाउन भी रहती है, पर ये डिमांड और सप्लाई के है, उसके हिसाब से लास्ट ईयर थोड़ा डाउन किया, लेकिन 3 महीने से स्टेबल हुआ। और कोई आर्टिकल में तो 3 महीने में प्राइस बढ़ा भी है। पर नॉर्मली पेपर में और न्यूज में जो आता है, डीबीएस है माइनिंग कंपनी, उसने रॉ मटेरियल का प्राइस कम किया, बहुत टाइम पहले करने का था लेकिन अभी किया। उसके लिए शायद रिटेलर के मन में ये है कि अभी डायमंड का प्राइस कम हो गया, लेकिन ऑलरेडी पॉलिश का प्राइस तो कम हो गया था, रफ पीछे थी, तो रफ वाले ने अभी लास्ट महीने में रिवाइज किया। उसके लिए लोग बोलते हैं कि कम ओके घनश्याम जी, दूसरी चीज है लैब ग्रोन डायमंड्स, जहां पर हमने एक अच्छा पेनिट्रेशन आता हुआ देखा है। यूएस में तो ओवरऑल मार्केट का 10% ऑलरेडी लैब ग्रोन में जा चुका है। बजट में लास्ट ईयर हमने यहां पर एक अच्छा खासा बढ़ावा आता हुआ देखा था, फिर चाहे वो सीडिंग को लेकर था या फिर मशीनरी इंपोर्ट को लेकर जो सब्सिडी यहां पर सरकार ने दी। पिछले 1 साल में ये कारोबार कैसा रहा? क्या हमने और अडॉप्शन आते हुए देखी है? क्या यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से? नहीं, लैब ग्रोन डायमंड की जो बात करें तो एक्सपोर्ट में अच्छा है, उसमें सबसे बेहतर मार्केट यूएस है। यूएस में फैशन में लोग यूज कर रहे हैं, पर जैसे शादी होती है एंगेजमेंट में इतना कम लैब ग्रोन यूज करे, लेकिन फैशन में जरूर यूज कर रहे हैं। चाइना में इतना नहीं है और इंडिया में इतना नहीं है। एशियन कंट्री में क्या है, रिटर्न वैल्यू देखते हैं, और लैब ग्रोन में क्या रिटर्न वैल्यू का क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि ये पॉलिश टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो डे बाय डे उसकी प्राइस डाउन जाती है, उसके लिए उसका रिटर्न वैल्यू का क्वेश्चन मार्क रहता है। एक समय पे प्राइस उसका स्टेबल होने से फिर वो लेब्रोन भी फैशन में यूज कर पाएंगे। पर ओवरऑल देखें तो यूएस में सबसे ज्यादा है लेब्रोन का, इतना इंडिया और एशियन कंट्री में नहीं है। और फैशन के हिसाब से लोग बनावे और बेचे तो उसमें पूरा नहीं है। यूएस में तो क्या है, मंडे से फ्राइडे कमाने का और वीकेंड में स्पेंड कर देते, तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं देखते। लेकिन इंडिया में क्या है, सभी चीज का इन्वेस्टमेंट माइंड है कि रिटर्न वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि सभी लोग यही सोचे कि मैं कमाऊं, मैं इकट्ठा करूं, मेरा बेटे को काम आवे, बेटा भी वही सोचे कि उसका बेटे को काम आवे। और यूएस में वो जगह पे इतना है नहीं, खुद ने कमाया, खुद ने स्पेंड कर दिया, उसके लिए यूएस ज्यादा लेब्रोन चलता है। जी हाँ, मैं घनश्याम भाई एक समिट में थी गोल्ड एंड ज्वेलरी के, जहां पर बात हो रही थी कि यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस कंट्रीज में एमआरपी पे ज्वेलरी बेची जाती है, क्या हम वो इंडियन मार्केट्स में आता हुआ देखेंगे? तो लेकिन जैसे आपने कहा हमें ब्रेक इवन चाहिए, ब्रेक डाउन चाहिए कि सोना इतना है, मेकिंग इतनी है, तो एमआरपी आपको लगता है इंडियन मार्केट्स में एट ऑल चल पाएगा? इंडियन मार्केट में एमआरपी डिफिकल्टी है, पर हो सकता है फैशन जो 50,000 नीचे का प्रोडक्ट में एमआरपी चल सकती है। हमारे कृष्णा में जो शॉप एंड शॉप में हमारा एमआरपी मॉडल ही है, तो उसमें कंज्यूमर एक्सेप्ट करके 10,000, 15,000, 20,000 की ज्वेलरी में देखते नहीं है। और एमआरपी में वो भी चीज है कि जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग है डायमंड का, खुद का ज्वेलरी का हुए, तो कंपेयर में उसकी प्राइस बेस्ट रहेगी, तो कंज्यूमर शायद खरीद सकता है। कृष्णा में सबसे फायदा रिटेलर को ये चीज का है कि कंज्यूमर उसमें डिस्काउंट नहीं मांगता है एमआरपी होने से, नहीं तो कंज्यूमर डिस्काउंट मांगता है तो रिटेलर का मार्जिन में कम होता है। तो कृष्णा में एमआरपी की वजह से रिटेलर बहुत खुश है, और कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है कि एमआरपी है तो मेरे को कुछ देखने का नहीं है, गोल्ड का कितना, लेबर कितना, मजदूरी कितना किया हुआ है, ये 15,000 है, ये 20,000 है, पसंद आवे तो ले, तो एमआरपी लोअर रेंज में चल सकती है। ऑलराइट, यानी कि स्मॉल टिकट आइटम्स में यहाँ पर एमआरपी इंडियन मार्केट्स में भी पेनिट्रेट होती हुई ऐसा नजर आई है। एक फाइनल सवाल घनश्याम जी, और ये आपकी कंपनी के लिहाज से अब यहाँ पर है, और इस साल, पिछले 1 साल में आपने काफी सारे फ्रेंचाइजीज खोले, अच्छा खासा एक्सपेंशन हमने यहाँ पर आता हुआ देखा, Tier 2 Tier 3 सिटीज में भी आप यहाँ पर गए हैं। अब आगे जाके आने वाले 1 साल में क्या विजन है? नहीं, हमारा इंडिया मार्केट में फोकस है। इंडिया मार्केट मनीषा जी
रहा है, नया स्टार्टअप बढ़ रहा है। तो जो बेस मार्केट जो अमृत काल मैंने बोला ना, वो इंडिया का है। नेक्स्ट 10 से 15 साल जो है इंडिया का है। हरिकृष्ण ग्रुप भी, कृष्णा ब्रांड भी पूरे इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, मेट्रो में भी कर रहे हैं, 2 टायर 3 टायर सिटी में भी एक्सेप्टेशन ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कोई ब्रांड नहीं है। और इतना बेस 48 आवर्स में कृष्णा सर्विस देता है। कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा 48 आवर्स पे देंगे। पूरे इंडिया में स्टैंडर्डाइज प्राइस है, तो कंज्यूमर को कोई भी चीज का कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, आज के यंगस्टर जो बहुत आ रहे, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे, तो उसको कोई ब्रांड के साथ जुड़ने का है, तो हमारे बहुत सारा फ्रेंचाइज जो लिया हुआ है, उसका नेक्स्ट जनरेशन आया, बेटा आया, भतीजा आया, वो अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते, साफ सुथरा काम करना चाहते, ट्रांसपेरेंसी वाला काम करना चाहते, तो जो कंपनी ये काम करेंगी उसका धंधा बढ़ेगा। कृष्णा हरिकृष्ण ग्रुप सालों से ये चीज में मानते हैं और वही करते आ रहे कि भाई इंडियन ज्वेलरी में किसी को डायमंड ज्वेलरी चाहिए तो उसके मन में कृष्णा का नाम आना चाहिए। और हमारा स्लोगन है हर घर कृष्णा। मतलब 5,000 में पेंडेंट दे रहे, उसका मतलब ये हर घर पे पहुंचने का है। और जितने लोगों के मन में चेहरे पे खुशी देखेंगे, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो हम तो ये सकते हैं हमारे 140 करोड़ जो कंज्यूमर है वो कैसे मैक्सिमम डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी पहने, और वो हमारा लक्ष्य। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा, इवॉल्व होते रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, एआई, डिजाइनिंग, कंज्यूमर्स सर्विस, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया घनश्याम जी साथ जुड़ने के लिए, और वो पूरी बजट एक्सपेक्टेशंस एंड ऑफ कोर्स पूरी इंडस्ट्री के बारे में हमसे बात भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को, अपने साथ जानेंगे बाजार का हाल। शामिल हो रहे हैं प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी एंड मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर किशोर नाने। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। किशोर, इंपॉर्टेंट हफ्ता इससे पहले कि खत्म हो, हम देखेंगे एफओएमसी की मीटिंग जो आज और कल है, 2 डेज है। वाइल बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हम कोई रेट डिफरेंस यहाँ पर आते हुए देखेंगे, लेकिन कितना इम्पैक्ट और कितना इंपॉर्टेंट रह सकती है ये मीटिंग? गुड मॉर्निंग मनीषा। इम्पॉर्टेंट तो है बिकॉज मार्केट में 50-50 एक्सपेक्टेशन से करीब मार्च का जो रेट कट को लेकर, तो यहाँ पे जो ये मीटिंग एक उसके लिए गाइडेंस बन सकता है, एंड उस बेसिस पे मार्केट फर्दर डायरेक्शन लेगा। अगर रेट कट्स के जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का अराउंड 100 to 125 बिप्स जो है ये 2024 में कटौती होगा, उस मार्केट अगर तय हो जाता है या मार्केट को उस डायरेक्शन में गाइड कर सकता है फेड, देन गोल्ड में काफी अच्छा उछाला देखने के लिए मिल सकता है, एंड देन प्रॉब्ली you'll see a sustained अप ट्रेंड। अगर नहीं है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न अगर जताया जाता है, तो प्रॉब्ली यहाँ पे करेक्टिव डाउनसाइड भी मिल सकता है। तो बट अगेन, ये जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि मार्केट एक पॉजिटिव बायस के साथ ही चलेगा। गोल्ड प्रॉब्ली अपसाइड में 60 to 700, सिल्वर 73-500 तक भी अपसाइड है। तो ये आई थिंक ये मार्जिनली अपसाइड रहेगा फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज टिल द एक्चुअली एफओएमसी का डिसीजन और कुछ मीडिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसके बाद तक मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव बायस होना चाहिए। किशोर, इवन एज चाइना की तरफ से हमने प्लेजेस आते हुए देखी हैं और एश्योरेंसेस भी आते हुए देखी हैं और एक आरआरआर कट भी आता हुआ देखा है। एक नीजक रिएक्शन के बावजूद यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सपोर्ट फिलहाल भी नहीं है। नहीं, एक्चुअली मेटल्स में वन ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी कितना सस्टेनेबल है, कि एक साइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट होंगे। रेट कट क्यों होना चाहिए? अगर रेट कट होना चाहिए कि अगर आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ट्रबल होता है तो। सो यूएस मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पेन है, बट यूरोप में काफी पेन है, एट द सेम टाइम चाइना में काफी पेन है। तो आई थिंक चाइनीज रिकवरी मेरे हिसाब से आई थिंक सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर 2024 से काफी अच्छा रिकवरी। आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन चाइनीज रिकवरी। प्रोबेबली एक हॉकी स्टिक रिकवरी आ सकता है सेकंड हाफ से लेकर। सो मैं बेस मेटल्स में वीकनेस प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता हूं, बट आई थिंक पॉजिटिविटी के लिए उसमें थोड़ा समय लग सकता है प्रॉब्ली। सो आई थिंक पॉजिटिव होना चाहिए, बट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली जंप नहीं मिलेगा। ओके। साथ ही अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस को देखा जाए, जैसे यहाँ पर भी हमने देखा है कि एटी एक पाइवॉट की तरह काम कर रहा है, $2 नीचे $4 ऊपर, इस तरह का कारोबार है एज ऑफ नाउ। यहाँ पर क्या क्यूज है? रेड सी का बहुत बड़ा प्रीमियम हमने यहाँ पर अब तक भी आता हुआ नहीं देखा। ऑयल कंसर्न्स ऑयल मार्केट में सबसे
प्राइमरी कंसर्न इज डिमांड है। एक्चुअली डिमांड काफी कमजोर है। अब जितना भी प्रोडक्शन कट करते जा रहा है वो एक्चुअली जो सरप्लस ऑयल निकालने में ही जो प्रोडक्शन कट्स काम कर रहे हैं, उसके अलावा एक्चुअली मार्केट टाइटनेस को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली, और जनरेट नहीं कर पा रहे मार्केट टाइटनेस को। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यस, जैसा आपने बताया कि जो रेड सी का जो टेंशन है, स्पेशली जॉर्डन का इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा ये जो स्ट्रेस है एस्केलेट होने का चांसेस है। एंड काफी हद तक 90% ऑफ द फ्लीट मूवमेंट अभी वहां से बंद है, प्रॉब्लम पूरा केप ऑफ गुड होप होके जा रहा है। तो यहाँ पे जो चार्जेस है, स्पेशली जो फ्राइट है, वो काफी महंगा पड़ रहा है स्टिल। एंड देन आई थिंक रशियन ऑयल अभी भी मार्केट को ओवर सप्लाई करके रखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए मैं सेलिंग का सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आई थिंक 6400 का कॉल ऑप्शन एक बार बाइंग करके चल सकता है। 200 रुपए के आसपास अवेलेबल है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है। आई थिंक 170 175 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मतलब 25-30 रुपए के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 250 270 के आसपास टारगेट रख सकते हैं। सो थोड़ा सेफ करना चाहिए यहाँ पे। सो कॉल ऑप्शन मुझे थोड़ा बेहतर लगता है रादर देन गोइंग आउटराइट बाय इन द फ्यूचर्स। पॉइंट टेकन। एग्री की बात करेंगे। एंड दिनेश जी, अगर यहाँ पे देखें तो एक्सचेंज में हमने वॉल्यूम्स कमज़ोर होते हुए देखी हैं। पिछले साल का जो डेटा निकल के आया है, प्राइस वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि जो छोटे कारोबारी हैं, रिटेल हैं, हेजर्स हैं, शायद प्लेटफॉर्म का एज ऑफ नाउ फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरा ऑफकोर्स यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर अब भी चिंताएँ हैं, वेदर एक कंसर्न है, आगे इलेक्शन का साल है, तो काफ़ी कुछ है जो एग्री एज अ मार्केट यहाँ पर वॉच करेगा। लेकिन इन सब के बीच आप कैसे देखते हैं कारोबार और कोई आपकी टॉप ट्रेड्स? जी बिल्कुल मनीषा जी, जो मेजर कमोडिटीज है इसकी, मतलब अगर आप ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स देख लो या फिर कोई पल्सेस का कोई पार्ट देख लो, सब कुछ मिसिंग है इसमें। और इसी के चलते इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, और जिन चीजों में वॉल्यूम्स है फिर वहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जो कि रिटेल प्लेयर्स को ऑलरेडी इसमें अहेड रखती है। आप गिरे की बात देख लो, 66,000 का हाई जाके उसी साल में 26,000 का लो बन गया, मतलब 40,000 बढ़कर 40,000 घट गया है। रेयरली कोई कमोडिटी में देखा जाता है, जो गिरे में देखा जाता है। और इसी के चलते मुझे लगता है वॉल्यूम्स में सारे जो कमोडिटी मार्केट पार्टिसिपेंट है, इनका इससे मोह भंग हो गया, इससे दूरी बनाना चाहते हो। लेकिन हाल फिलहाल मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि एक ऐसा काउंटर है हेल्दी, जिसमें वॉल्यूम्स अभी भी निरंतर थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं। पहले भी 5-6 हजार टन का काम था, आज भी अभी तक 4 हजार टन का काम है, और एक लेवल है 14,320 का, जो एक ब्रेकआउट लेवल था, जिसको आज मार्केट में रिटेस्ट किया। मुझे लगता है 14,320 350 के आसपास अप्रैल टर्मरिक बाय करना चाहिए, और दोबारा उसमें 14,900 और 15,300 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। राइट, वो 12 महीने का चार्ट है हल्दी का आपकी स्क्रीन पे, जहां पे लो है 6,500 का, हाई है 16,500 का। तो क्लियरली जैसे दिनेश जी कह रहे हैं, बहुत बड़ी वॉल्टिलिटी मूवमेंट्स हैं यहाँ पर, और ये सभी की सभी फूड कमोडिटीज हैं। अभी भी पिछले 12 महीने में कभी करीबन 90-95% की तेजी के साथ हल्दी में कारोबार है। दिनेश जी, जहां तक गुआर की बात है, ये एक और मिस था पिछले साल में। एज ऑफ नाउ भी कोई बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। जहां तक कॉटन की बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ डिमांड जरूर निकली है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट यहाँ भी नहीं है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल कॉटन की अगर हम बात करें तो नीचे में $77 ऊपर $85 एक रिबाउंड एक्टिविटी है। हालांकि 2.5 साल के ऊपर ये ट्रेड किया है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म जो चाइना की डिमांड निकल कर आई थी, उसी के चलते थोड़ा बहुत बूस्ट मिला है। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा कोई बूस्ट अभी तक आया नहीं, और ना ही आने की संभावना है। एनसीडी कपास की अगर मैं बात करूं तो नीचे में 1500 की लेवल है, अभी यहाँ पर बेस लगता है, ऊपर में दोबारा 1565, यही एक रिबाउंड एक्टिविटी रहती है। कॉटन सीड ऑयल के एक निरंतर मंदा ही होता जा रहा है, और अपसाइड आने के इसमें वैसे भी चांसेस थोड़े कम ही नजर आते हैं मुझे। ऑयल सीड की अगर सारी कोई भी बात करो तो जब तक गवर्नमेंट कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगाती नहीं, जो कि चांसेस काफी निग्लिजिबल दिखते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इनके लिए कंसर्न रहेगा। आने वाला साल जैसा आपने कहा इलेक्शन का है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऑयल सीड में भी ऐसी कोई बड़ी बात निकल कर आएगी। पल्सेस सेक्टर ऐसा जो मुझे लगता है कि एक तुअर और चना है, जहां पर फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी कम है, और इसमें फसल भी कमजोरी है। तो मुझे लगता है ये दो काउंटर है, चना और तुअर, जहां पर पल्सेस में प्राइसेस में एक बढ़ोतरी हम देख सकते हैं। बाकी ऐसा कोई मेजर काउंटर मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ा कुछ बूस्ट देखने मिल सकता है। ऑलराइट, मेरे पास हम आजकल शो में 2 मिनट जरूर बचाते हैं ताकि हम जान सकें कि आपकी बजट से टॉप एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो पहले आप बताइए दिनेश जी, विद इन एग्री स्पेस आपको क्या लगता है बजट में क्या देखने को मिल सकता है? एक टॉप विश या एक टॉप सजेशन? देखने क्या मिल सकता है ये तो नहीं बता सकता हूं मैं मनीषा जी, लेकिन मेरी विश मैं जरूर बताऊंगा। मुझे लगता है कि जो कमोडिटीज इससे बाहर हो चुकी है, वो निश्चित तौर से जल्दी अंदर आनी चाहिए, ताकि सारे लोगों के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर मिल सके। एब्सोल्युटली। किशोर, आप क्या सोचते हैं क्या आ सकता है यहाँ पर? ऑफ कोर्स ये इंटरिम बजट है, और हम जानते हैं कि बहुत कोई बड़ा यहाँ पर गेम चेंजर शायद नहीं आएगा, लेकिन तो भी कमोडिटीज के तौर पर क्या एक्सपेक्टेड है?
जैसा आपने बताया मनीषा, इट कुड बी वोट ऑन अकाउंट बजट, तो प्रॉब्ली एंड इट्स वेरी क्लियर दैट कोई बड़ा ये नहीं आएगा, बट आई थिंक ड्यूटी डिफरेंशियल स्पेशली जो गोल्ड में काफी बड़ा इम्पोर्ट ड्यूटी है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं जो मतलब कम हो सकता है। आई थिंक दैट्स वन एरिया व्हाट कुड बी अ कंसर्न, बट अदरवाइज कुछ मेजर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, एंड स्पेशली ये बजट से तो कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ऑल राइट, तो कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स विश लिस्ट हमेशा रहती है और आशा है कि वित्त मंत्री यहाँ पर नजर डालेंगी। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश एंड किशोर साथ देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस सुमित मेहरोत्रा के साथ।